स्वागत है आपका स्कूल स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं आप सभी को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप सभी को समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी और विचार किया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। लोहे का तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी। आर्द्र वायुमंडल मतलब नम वायुमंडल। अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर सड़ जाते हैं। भोजन पकाया क्यों जाता है? हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है। कैसे पचा लेता है? हम सांस लेते हैं। ये सभी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होते कैसे हैं और क्या होता है इनमें, वास्तविक अर्थ क्या है रासायनिक परिवर्तन का, वह भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं हमारे अध्याय का पहला क्रियाकलाप क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। इस क्रियाकलाप को आप शिक्षक की सहायता से करना होगा और आंखों पर चश्मा जरूर पहन ले, क्योंकि इसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। इसमें क्या किया है हमने, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लिया है और उसको रगड़कर साफ किया है। मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर साफ करना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की परत जम जाती है जो कि क्रिया को स्लो कर देती है, धीमा कर देती है। इसलिए हमें उसे पहले रगड़कर साफ कर देना चाहिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कीजिए, जैसा कि दर्शाया गया है चित्र में। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। ठीक है, देखते हैं इससे क्या हुआ। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच में होने वाली क्रिया के कारण ये बनता है। ठीक है, अगला क्रियाकलाप देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसे देखते हैं कि एक फ्लास्क में या परख नली में हमने दानेदार जिंक डाल दिए हैं और उसमें क्या डाला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फरिक एसिड। सल्फरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl और सल्फरिक एसिड क्या होता है H2SO4। इन दोनों को डालेंगे एक फ्लास्क में। जिंक पहले डालेंगे, उसके ऊपर हम HCl या फिर H2SO4 डाल देंगे और बंद कर देंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर एक नली लगा दी गई है फ्लास्क के अंदर और इसमें से एक पॉप साउंड आने लगेगी, आवाज़ आने लगेगी। इसमें से मतलब H2 गैस निकल रही है, क्योंकि जब भी एसिड के अंदर, अम्ल के अंदर जिंक डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। उसका हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम तीली लगाएंगे माचिस की तो वह जल उठेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। हम क्रियाकलाप से भी जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, यह अभिकारक है और बाद में क्या बनता है, उत्पाद बनता है। हम अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जैसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? जैसे हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख रहे हैं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया,
तो इनके संक्षिप्त क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को हम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसे स्मरण रखना होगा। जैसे कि मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, दोनों को मिलाया क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO लिख दिया। तीर के निशान के बाईं और दाईं और के तत्वों को परमाणुओं की संख्या की गिनती भी तुलना करनी होती है, क्योंकि दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, जब भी वह अभिक्रिया सही होगी और वह समीकरण सही कहलाएगा। और उसी अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है वह जानते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण या नियम स्मरण होगा, जिसमें आपने नवी के अध्ययन में किया था। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों को कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली मतलब जो समीकरण संतुलित नहीं है। आगे देखते हैं, हमने जैसे किया था क्रियाकलाप 1.3 में जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया था, Zn प्लस H2SO4 क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसके शॉर्ट टर्म में हमें ये स्मरण करने होंगे। जिंक को Zn बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। हम इसमें देखेंगे कि Zn एक Zn है, इधर भी एक Zn है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फ्यूरिक एसिड SO4 कितने हैं, इधर भी SO4। ठीक है, तो मतलब ये संतुलित है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक बॉक्स में बंद कर देंगे और पहले देखते हैं इस टेबल में क्या लिखा हुआ है। देखिए Zn एक है, दोनों तरफ एक है, H दोनों तरफ 2 हैं, S दोनों तरफ एक है और O दोनों तरफ 4 है, मतलब कि ये संतुलित है। हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही संतुलित है। अब दूसरी रिएक्शन देखें, इसमें Fe प्लस H2O क्या बनेगा, Fe3O3 प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे Fe एक है और यहाँ पे Fe3 है, ऐसी ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है 4 हैं। तो हमें संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रथम चरण है, इन सभी को एक डब्बे में बंद कर देंगे। इनमें हमें अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, हमें बाहर ही चेंज करना है। तो Fe कितना है, अभिकारक में 1 लेकिन उत्पाद में 3 है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन उत्पाद में 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और उत्पाद में 4 है। संतुलित कैसे करेंगे, H2O जो प्रारंभ में है, ठीक है, हमें ऑक्सीजन 4 बनाने हैं, ठीक है, हमें ऑक्सीजन 4 बनाने हैं, तो हम H2O को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हो गए 4, लेकिन हाइड्रोजन उत्पाद में क्या कर लेंगे संतुलित करने के लिए, Fe3O यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये संतुलित हो गई। आगे देखेंगे कि Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 से गुना कर देंगे इसका, तो क्या बन गया 3Fe प्लस 4H2O। लेकिन फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से गुना किया, तो H2 कितने बन गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर संतुलित हो जाएगी, ठीक है। पूरा यही बताया इन्होंने। फिर Fe को 3 से गुना कर दिया और फिर ये संतुलित हो गई। तो संतुलित रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O क्या मिलेगा, Fe3O4 प्लस 4H2, 3 बराबर हैं, ऑक्सीजन भी 4 बराबर हैं, हाइड्रोजन 8 हो गए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये संतुलित रिएक्शन हो गई। आगे देखते हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। जैसे कि Fe क्या है, एक आयरन है, आयरन मतलब लोहा है, लोहा क्या होता है, ठोस होता है। तो ठोस को कैसे लिखते हैं,
एस से, एस मतलब सॉलिड। इसी प्रकार H2O, H2O क्या है? H2O किसका सूत्र है? पानी का। पानी क्या हो? H2O गैस है, ठीक है। ऐसे Fe3O3 Fe3O4 क्या है? फिर एक सॉलिड है, और H2 क्या है? गैस है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि हम रिएक्शन के ऊपर भी कुछ लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर। ताप, जो भी ताप दाब उत्प्रेरक हम लिखेंगे वो हम तीर के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश डाला यहाँ पे हमने, क्लोरोफिल डाला, तो क्या बना? ग्लूकोज बना, ठीक है। ये हम तीर के ऊपर लिखेंगे। फिर है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, देखते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? क्रियाकलाप 1.4 देखते हैं। इसके लिए जो चूना है, एक बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड तथा भुजा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे से जल मिलाइए, तो क्या होगा? इस आप बीकर को स्पर्श करके देखेंगे तो आपको बीकर गर्म दिखेगा, गर्म लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या इसमें क्या चेंज हुआ कि ये बीकर गर्म हो गया? जो हमने बीकर लिया वो गर्म हो गया। क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं? जब दो अभिकारक मिलकर एक या एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोयले का दहन हो रहा है, C+O2 CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बनाया? एकल उत्पाद बनाया, तो ये क्या है? संयोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक वर्ड आया है ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब हम अभिक्रिया करते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो क्या कहलाती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। हम जो सांस लेते हैं वह भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। कैसे है? हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ग्लूकोज टूटता है, क्या बनाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर, पानी और ऊर्जा देता है। इसलिए तो हम खाना खाते हैं, खाना क्या है? ग्लूकोज। ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज टूटता है, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं हम, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, और पानी बनता है और ऊर्जा बाहर आती है, ऊर्जा जो अपने काम आती है। साग सब्जियां का विकटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, वियोजन अपघटन की अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक अभिकारक होता है, वो दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट है, ऊष्मा, इसमें ऊष्मा दी तो क्या बना? फेरस ऑक्साइड, SO2 और SO3 गैस, ठीक है। इसमें भी देखिए, एक अभिकारक है, इससे क्या हुआ? दो या दो से अधिक उत्पाद बने, तो ये क्या हो जाएंगी? ये भी एक वियोजन की अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया। ऊष्मा देने पर, इसमें हम देखेंगे कि ऊष्मा देने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया? बुझे हुए चूने में। ये अभिक्रिया बहुत से उद्योगों में काम में आती है, जैसे कि सीमेंट उद्योग में, ठीक है। आगे देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जो अब क्रियाकलाप 1.6 से देखते हैं। इसमें क्या किया है?
क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया है, चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखा है। तो जैसे अपन ताप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट पे, तो लेड नाइट्रेट विभिन्न उत्पादों में टूट जाएगा, जैसे कि लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, और हमें भूरा धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि क्या है, नाइट्रोजन गैस। जल का विद्युत अपघटन भी किसका उदाहरण है, बताइए, अपघटन का। इसी प्रकार चाइना डिश में हम 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे और उसको सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, तो ये भी किसका उदाहरण है, एक अपघटन का उदाहरण है। क्या लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड लिया, वो किस में टूट गया, सिल्वर में और क्लोराइड में। ये भी एक अपघटन की अभिक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर और ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक अपघटन की अभिक्रिया है। आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अगली है विस्थापन की अभिक्रिया। इसमें देखेंगे हम कि एक परख नली में हमने 2 कील टांगी है, 2 लोहे की कील टांगी है, और परख नली के अंदर विलयन किसका लिया है, कॉपर सल्फेट का। तो देखेंगे हम, ये पहले कील है, बाद में कैसी हो गई, ये पहले विलयन था ऐसा और बाद में ऐसा हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट में, जो विलयन में जो कॉपर सल्फेट था वह कॉपर कील पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोहा है वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा और इसने Cu की जगह Fe ने ले ली, तो इसका रंग बदल गया। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसको सरल भाषा में समझते हैं A प्लस BC है, क्या मिलेगा, A B की जगह आ जाएगा और C अकेला रह जाएगा, तो क्या बनेगा, AB प्लस C। मतलब एक अभिकारक का एक तत्व दूसरे अभिकारक के एक तत्व को के स्थान पर जा रहा है। अगर दोनों एक दूसरे को कर देंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, वो हम आगे देखते हैं। अगले दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4 क्या देगा, ZnSO4 प्लस Cu। इसने क्या किया, Zn Cu की जगह आ गया। इसी प्रकार अगला देखते हैं, लेड Pb और कॉपर क्लोराइड CuCl2, Pb Cu की जगह आ गया और Cu अकेला रह गया। ठीक है, अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था AB प्लस BC, क्या होगा, AB प्लस CD, क्या मिलेगा, A C की जगह और B D की जगह। ठीक है, तो क्या बनेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, A के साथ C मिल जाएगा और B D बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, Na Ba की जगह आ गया तो Ba और SO4 Cl2 की जगह आ गया, NaCl2 के साथ आ गया। देखिए इसमें क्या हुआ, Na2 को किसने रिप्लेस किया, Ba ने, तो क्या बना, BaSO4। ठीक है, और Ba इसकी जगह आ गया, Ba की जगह कौन आ गया, Na आ गया और Na की जगह Ba आ गया, तो क्या बना, BaSO4 प्लस NaCl। ये क्या हो जाएंगी, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। फिर है अपचयन व
उपचयन व अपचयन। जैसे कि कॉपर के चून की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्या है? वह कॉपर ऑक्साइड कॉपर के ऑक्सीजन के योग से बना है। जैसे कि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ तो क्या बना? CuO। अगर किसी चीज़ में ऐड होगा ऑक्सीजन या फिर मिलेगा, योग होगा ऑक्सीजन का, तो वह उपचयन होता है। और अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जिस प्रकार CuO + H2 तापमान देंगे इसको तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बाहर आ गया और इसके साथ जुड़ गया, तो Cu + H2O। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसको अपचयन कहते हैं। अगर ये दोनों एक ही अभिक्रिया में होते हैं तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ये CuO + H2O क्या बना? Cu + H2O। जैसे कि इसमें तो क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हो गया, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, उसे उपचयन कहेंगे। तो ये क्या हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अन्य रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं ZnO + C, तो क्या हो गया? Zn + CO। MnO2 + 4HCl क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड + वाटर, जल + क्लोराइड Cl2। ठीक है। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में उपचयन की अभिक्रियाओं का प्रभाव देखे हैं? जैसे कि संक्षारण है। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात भूरा तत्व उसके ऊपर चढ़ जाता है, परत के तौर पर चढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार अन्य धातु भी होती हैं, जैसे कि चांदी होती है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। वे क्या होता है? संक्षारण होता है। वैसे ही सभी अपचयन या उपचयन के कारण होती हैं। फिर है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हम किसी स्थान पर रख देंगे या पैक रख देंगे तो क्या होगा? उसमें उसका स्वाद और गंध बदल जाएंगे। तो वे क्या हुआ? वो उपचेता होने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, मतलब उनमें स्वाद व गंध बिगड़ जाता है। तो प्राय तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, या फिर वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। जिस प्रकार जैसे हम बाजार में चिप्स की थैली लेते हैं तो उसमें चिप्स से ज़्यादा हवा भरी हुई होती है। वो हवा कौन सी होती है? वह नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? एक प्रति ऑक्सीकारक है, तो वह चिप्स का उपचयन होने से रोकती है। आशा करता हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। इसके हम प्रश्नोत्तर भी आगे देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।